सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में D+B का जो टीचिंग मेथडोलॉजी का पार्ट है, जो पीजीटी में 20 नंबर का आना है और टीजीटी में 10 नंबर का आना है, उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और जो कुछ कंसेप्ट की बातें हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करूंगा मैं। इससे पहले जैसे PYQ की जीके की सीरीज चली हुई है, इसी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। उसी तरह मेरा मकसद ये है कि जितने भी प्रीवियस ईयर में या इस टाइप के कंसेप्ट के क्वेश्चन आए हैं पीजीटी और टीजीटी एग्जाम में, वे मैं इसी प्रकार जैसे जीके की सीरीज थी ऐसे ही कुछ वीडियो में टीचिंग मेथडोलॉजी का पार्ट कवर करा दूं। अभी जो यूट्यूब पर कंटेंट अवेलेबल है या तो इस पार्ट का अवेलेबल है नहीं, नाम मात्र का है, और अगर कुछ अवेलेबल भी है तो वो ज़्यादातर सीटेट एचटेट टाइप का कंटेंट है। निसंदेह सीटेट और एचटेट का जो कंटेंट है वो यहाँ ज़रूर काम आना है, कुछ बेसिक बातें हैं, लेकिन आप देखेंगे कि जो PYQ में क्वेश्चन दिए गए हैं उसके और सीटेट एचटेट के लेवल में थोड़ा अंतर है। वो अभी आप देखेंगे तभी पता लग जाएगा। तो बिना कोई समय गवाए शुरू कर लेता हूँ। मेरी कोशिश ये है जब तक जैसे आपके एग्ज़ाम होंगे इस पार्ट को मैं पूरा यहीं इसी प्लेटफॉर्म पे कवर करा दूँ। चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, डैश को अर्थपूर्ण मौखिक अधिगम के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि अवधारणाओं के बारे में अधिकांश समझ खोजने की बजाय प्रस्तुत की जाती है। Dash also known as meaningful verbal learning because most of the understanding about the concept are presented rather than discovered। ऐसा कौन सा मेथड है? तो ये डायरेक्ट डेफिनेशन है बिल्कुल संग्रहण अधिगम की या रिसेप्शन लर्निंग की, तो सी आंसर हो जाएगा। नंबर 3 वाला आंसर हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन है उनका भी मैं डिस्कशन करा देता हूँ। पहले इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं कि जैसे कोई शिक्षार्थी सीख रहा है, बेशक वो वर्बली रूप से सीख रहा है, तो उसको खुद खोजने की बजाय जब उसके सामने मेथड या कंसेप्ट प्रेजेंट कर दिए जाते हैं तो वो संग्रहण अधिगम कहलाता है। और ऑप्शन जो है वे देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। पहला है जैसे रैशनल लर्निंग या तर्क संगत। इसमें क्या होता है कि जैसे बच्चे को सिखाया जा रहा है तो उसको अवधारणाओं को समझने और याद रखने पर जोर दिया जाता है, रट कर सीखने के बजाय, ये तर्क संगत अधिगम होता है। और प्रगतिशील जैसे जो फोर्थ ऑप्शन है, इसका मीनिंग होता है कि जो सीखने वाला है या जो शिक्षार्थी है वो अपने सीखने की क्रिया में लगातार सुधार करता है, इंप्रूवमेंट करता है और फिर आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट होता है। प्रगतिशील का ये मीनिंग होता है। तर्क संगत का मैंने बता दिया। पारस्परिक या रेसिप्रोकल अधिगम ये होता है कि जहाँ जो सीखने वाले होते हैं वे एक दूसरे से बातचीत करते हैं, नॉलेज को शेयर करते हैं और तब सीखने के लिए मोटिवेट होते हैं, तो वो पारस्परिक अधिगम कहलाता है। यहाँ सी या थर्ड वाला आंसर ठीक है, संग्रहण अधिगम बिल्कुल डायरेक्ट डेफिनेशन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कथन दिए गए हैं, आपको बताना है एक ठीक है, दो ठीक है या दोनों ही गलत हैं। पहला कथन है, बच्चे अपने आप जो कर सकते हैं वो उनके वास्तविक विकास का स्तर है। बिल्कुल ठीक बात है, पहला कथन जो है वो ठीक है। दूसरा है, बच्चे जो मदद से कर सकते हैं वो उनके संभावित विकास का स्तर है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। मतलब जो खुद सीख सकते हैं वो उनका एक्चुअल डेवलपमेंट है, खुद कर सकते हैं, और जो दूसरों की मदद से या हेल्प से सीख सकते हैं वो पोटेंशियल डेवलपमेंट है, ये कथन भी बिल्कुल ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बी या 2, दोनों ही कथन सत्य हैं, पहला भी ठीक है और दूसरा भी ठीक है। नेक्स्ट है, जेरोम ब्रूनर के प्रतिनिधित्व की किस विधा के अंतर्गत क्रिया आधारित सूचना को संकेतन करना और उसे हमारी स्मृति में संग्रहित करना शामिल है। जेरोम ब्रूनर आप जानते भी हैं, पियाजे के बाद संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था उन्होंने। जो 4 स्टेजेस पियाजे ने बताई थी उससे कुछ आगे अध्ययन किया है, उसका भी बहुत कुछ रेफरेंस ली है इन्होंने, ये खुद ही स्वीकार किया है। USA के थे ये। इनके बारे में बता देता हूँ। इन्होंने 3 जो मोड ऑफ थिंकिंग बताए थे, पहला इनएक्टिव, दूसरा सिंबॉलिक, तीसरा आइकॉनिक। तीनों का मेन पॉइंट बता देता हूँ कि क्या था। जैसे पहला उन्होंने बताया कि इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन। इनएक्टिव में क्या होता है, जैसे बच्चे को 2 + 2 4 सिखाना है तो दो वस्तुएं ये जोड़कर फिर 4 बनाना सिखाया जाता है, ये तो इनएक्टिव हो गया। सिंबॉलिक में जैसे अध्यापक या टीचर उनको सिखा रहा है, जैसे एक त्रिभुज बना दिया, या उनको सोचने के लिए पूछा गया कि एक ट्रायंगल के बारे में सोचिए, क्या वे सोच पा रहे नहीं पा रहे हैं, वो प्रतीकात्मक हो गया, सिंबॉलिक हो गया। आइकॉनिक क्या होता है कि जैसे कठिन अवधारणाएं जो सीखनी होती हैं, मुश्किल जो कंसेप्ट सीखने होते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल अगर मैं दूं आइकॉनिक का,
तो जैसे रेडियो पर, टीवी पर जैसे कार्यक्रम आते हैं, उनमें रेसिपी वगैरह बनानी सिखाई जाती है। तो कोई महिला जैसे रेडियो या टीवी में सुनते सुनते कोई रेसिपी और फिर उसको तैयार कर रही है, अपना व्यंजन बना रही है, तो फिर वो तीसरा हो गया आइकॉनिक वाला। ये थोड़ी हायर स्टेज होती है। तो ये 3 मोड ऑफ थिंकिंग बताए थे। यहाँ क्या पूछ रहा है कि इनमें से किसके अंतर्गत उसने एनकोडिंग एक्शन बेस्ड इंफॉर्मेशन एंड स्टोरिंग इन आवर मेमोरी, तो ये पहले वाला है। इनएक्टिव है कि एक्शन बेस्ड, ये मैंने बताया था 2 + 2 उनको 4 सिखाना है, तो कुछ वस्तुएं या पदार्थ उनको दिखाने पड़ेंगे कि 2 ये हैं 2 ये हैं और मिल के 4 बन रहा है। तो एक्शन बेस्ड और उनकी मेमोरी में फिर स्टोर हो रहा है, तो आंसर हो जाएगा ए, इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन। पियाजे और इनमें एक डिफरेंस ये भी है कि जैसे इन्होंने स्टेजेस पर, पियाजे ने स्टेजेस पर पूरा जोर दिया है, इन्होंने उतना आग्रहण नहीं रखा है स्टेजेस पे। ये ज़रूर है कि ये बताया कि जीवन के जो स्तर आते हैं, सीखने के जो स्तर आते हैं, वे कुछ ऐसे ही चलते हैं, लेकिन वो किसी एक एज के ऊपर डिपेंड नहीं है, ऐसा भी उन्होंने बताया था। और पियाजे ने जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास व्यक्तिगत मामला बना दिया था, ये थोड़ा उसको वातावरण से या बड़ों से सीखने का, मतलब सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में आता है इनका। नेक्स्ट है पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट फिर से वहीं बताना है कौन सा ठीक है कौन सा नहीं है। कन्वर्जेंट पर्सन या अभिसारी पर्सन का उदाहरण बंगाली साहित्य की प्रकृति लिखें। ये पूछ रहा है कि एक एक एग्जाम्पल दे रहा है, ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, ये पूछ रहा है। पहले में राइट द नेचर ऑफ बंगाली लिटरेचर, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इसको ये पूछ रहा है क्या ये कन्वर्जेंट है, नहीं, पहला गलत हो गया। दूसरे में पूछ रहा है हु इज़ द फादर ऑफ बंगाली लैंग्वेज, ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये अभिसारी या कन्वर्जेंट हो सकता है, लेकिन ये कहता है इसको ये डाइवर्जेंट है, तो ये सेकंड वाला भी गलत हो गया। दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर हो जाएगा डी, दोनों ही कथन असत्य हैं, या ये 4 वाला आंसर हो जाएगा। जैसे आप साइंस पढ़ते होगे तो अभिसारी और अपसारी लेंस के बारे में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं यहाँ बता देता हूँ। जैसे एक ये सिंबल बना दिया मैंने, यहाँ जो सोच आके टिक रही है ये अभिसारी है, यहाँ पे केंद्रित हो रही है, मतलब ज़्यादा कुछ सोचने के लिए है नहीं। इसमें पहले ही एग्जाम्पल में पूछा था नेचर बताना बंगाली लिटरेचर का, तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, सोचने समझने की बात है, डाइवर्जेंट क्वेश्चन है, और ये उसको कन्वर्जेंट बता रहा है, इसलिए गलत हो गया। सेकंड वाला बंगाली भाषा का जनक क्यों है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, सीधा आंसर हो सकता है, लेकिन उसको इसने डाइवर्जेंट बता दिया, इसलिए गलत हो गया। उल्टा लिख दिया, अपसारी वाले में अभिसारी का लिख दिया और अभिसारी वाले में अपसारी का लिख दिया। यहाँ जो ये सोच है, ये सोचने विचारने का क्रिएटिव काम है, ये अपसारी बोला जाता है, फैलाव, और अभिसारी होता है यहाँ केंद्रित हो जाना एक जगह पर, ये एक जगह पर केंद्रित जैसा कथन है, देखिए बिल्कुल डायरेक्ट आंसर है, और ये फैलाव या विस्तृत या रचनात्मक आंसर बनेगा इसका, इसलिए दोनों ही कथन असत्य हैं। अगले क्वेश्चन, जिसे हम अपनी मूल भाषा में प्राप्त करते हैं और जिसे उत्पादन कौशल, सक्रिय कौशल के नाम से भी जाना जाता है। प्रोडक्टिव स्किल और एक्टिव स्किल के बारे में बताना है। तो प्रोडक्टिव स्किल या उत्पादन कौशल वो होता है कि जैसे वाचन यानी कि बोलना और लेखन यानी कि लिखना। प्रोडक्टिव स्किल इसलिए कहते हैं क्योंकि भाषा बनाने की आपकी कैपेसिटी की या क्षमता की माप होती है इसमें, जबकि जो रिसेप्टिव हैं या ग्रहणशील है उसमें सुनना और आपका बोलना, पढ़ना आता है, सुनना और पढ़ना आता है, क्योंकि यहाँ भाषा निर्माण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये प्रोडक्टिव या एक्टिव हैं। सेकंड वाला पूछा है दूसरा प्राकृतिक कौशल, तो यहाँ पर बोलना आंसर हो जाएगा, वाचन यानी कि बोलना। इसके अकॉर्डिंग पहला पूछता तो लेखन लिख देते हम, लिखना हो जाता, लेकिन अब यहाँ दूसरा पूछ लिया तो इसमें आप वाचन लगाएंगे, वाचन यानी कि बोलना। अगला क्वेश्चन है भाषा विकास का कौन सा स्तर छात्र को सांकेतिक रूप से मौखिक अंतक्रिया में उभरने का अवसर देता है। विच लेवल ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट गिव्स द स्टूडेंट एन अपॉर्चुनिटी टू एमर्ज फ्रॉम नॉन वर्बल टू वर्बल इंटरेक्शन, ये पूछना चाह रहे हैं। तो लैंग्वेज जो डेवलपमेंट के स्टेजेज हैं या स्तर हैं वे मुख्यतः 7 माने जाते हैं। 7 में क्या क्या है उनका थोड़ा सा डिटेल में, जैसे पहला होता है बच्चा कुछ बड़बड़ाता है, जो कुछ खास समझ की बात नहीं होती, वो 1 साल तक का होता है। 1 साल का बच्चा है तो पहला बड़बड़ाने का स्तर है 0 से 12 महीने तक, यानी कि 1 ईयर तक का लगा लीजिए, 1 ईयर का। दूसरा जो होता है उसमें बच्चा पहला शब्द वगैरह बनाना सीख लेता है, वो 12 से 18 मंथ का बच्चा होता है, जब का स्टेज है।
पहली 0 से 12 महीने, दूसरी 12 से 18, तीसरा जो होता है वो शब्द संयोजन का होता है, 18 से 24 होता है ये। और ये नॉन वर्बल से वर्बल इंटरेक्शन का है, वो इसी का पार्ट है, शब्द संयोजन। तो आंसर हो जाएगा यहाँ स्तर 3, लेवल 3, बी ऑप्शन या 2 आंसर इसका ठीक हो जाएगा, स्तर या लेवल 3। अब फोर्थ भी होता है, जैसे उसमें वाक्य वगैरह बनाता है वो 2-3 साल का जब बच्चा हो जाता है, उसके बाद प्रभावपूर्ण तरीके से काम स्टार्ट होता है, वो 3+ की स्टेज होती है। छठा होता है जैसे जटिल संचार शुरू कर देता है, 4+ का बच्चा। और सातवां होता है उन्नत संचार, मतलब हायर लेवल का, वो 7+ का बच्चा होता है। यहाँ तीसरा शब्द वाला, शब्द संयोजन 18 से 24 महीने का जो बच्चा होता है वो स्टार्ट कर देता है नॉन वर्बल टू वर्बल। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। अगला है, भारतीय महिलाओं में कुपोषण के मुख्य कारणों में शामिल है लैंगिक डैश। तो लैंगिक असमानता हो जाएगा, जेंडर इनइक्वालिटी। ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन था, फर्स्ट वाला आंसर इसका ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हेरिंग, जॉब शोल्डर, सैकलर और बर्ब विद्वान लोग हैं, इनके अनुसार किस में अक्सर व्यर्थ और समय लेने वाली चर्चाओं में दूसरों को लुभाना शामिल है? ये पूछ रहा है। यहाँ ये वर्ड है शामिल, मतलब जब इन्होंने पूछा है, बता इनके अनुसार मतलब इनके अकॉर्डिंग किस प्रकार की जो बात होती है उसमें ये होता है कि व्यर्थ और समय लेने वाली चर्चा इसलिए की जाती है ताकि आप दूसरे को लुभा सकें या अपना प्रभाव छोड़ सकें, हाँ कि वो व्यक्ति कुछ बता रहा है, तो ये ट्रोलिंग होती है। फोर्थ आंसर इसका ठीक हो जाएगा, ट्रोलिंग। एक और ऑप्शन है, जैसे वाग्मिता क्या होता है इसके बारे में थोड़ा बता दें, संदेश या डिबेट के बारे में तो आप जानते ही हैं। वाग्मिता ये होता है कि बोलने या पढ़ने की ऐसी कला जिसमें जो आपके हाव भाव होते हैं वो और जो आपकी एक्टिविटी होती है उस पर आपका पूरा कंट्रोल होता है, उसको वाग्मिता बोलते हैं। आधा गय आएगा इसमें वाग्मिता। ट्रोलिंग ठीक आंसर होगा इसका। अगला है, 1996 में किस विधेयक को देवगौड़ा सरकार द्वारा 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में प्रेजेंट किया गया था? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। वुमेन रिजर्वेशन जो बिल था वो किया था 1996 में देवगौड़ा सरकार द्वारा, वुमेन रिजर्वेशन बिल सही आंसर हो जाएगा इसका, ये वाला। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन हमें परस्पर अपवर्जी वर्गों में विभाजित आंकड़ों का सारांशित समूह और एक वर्ग में होने वाली घटनाओं की संख्या को दर्शाता है? अमंग द फॉलोइंग विच शो अस ए समराइज्ड ग्रुपिंग ऑफ डाटा डिवाइडेड इनटू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव classes and the number of occurrence in a class. Measure of central tendency, frequency distribution, coefficient of correlation या standard deviation। ये statistics का क्वेश्चन पूछ लिया, सांख्यिकी जिसको बोलते हो। और टीचिंग मेथडोलॉजी में ये सिलेबस में ज़रूर है, लेकिन इसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होगी और आगे भी कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए मैं बता रहा था उसमें और इसमें क्या अंतर है। इसका आंसर होगा, पहले ये बता देता हूँ मैं, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं इसको, आवर्ती वितरण। ये वाला कैसे होता है ये, जैसे मैं आपको कोई डाटा देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया 139, 145, 150, 136, 152, 144, 138, फिर से मैंने 138 लिख दिया, फिर से मैंने 145 लिख दिया, 145 दो बार आ गया, 138 दो बार आ गया। तो जैसे ये मान लिया डाटा, मान लिया इसको हाइट का मान लेते हैं, तो इसका जो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा कुछ ऐसे बना सकते हैं, जैसे 139 वाले एक हैं, 145 वाले दो हैं, ये इस प्रकार से बनता है। तो समराइज ग्रुपिंग है और डिवाइडेड इनटू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासेस वैसे भी बन सकता है। जैसे एक एग्जांपल और देता हूँ मैं, जैसे आपकी क्लास में नंबर आते हैं बच्चों के 10 से 20 के बीच में कितने बच्चे हैं, तो यहाँ 5 बच्चे हैं। दोबारा बता देता हूँ एक बार मैं, यहाँ थोड़ी जगह है, 10 से 20 के बीच में जैसे बच्चे हैं आपकी क्लास में, इतने नंबर लेके आए हैं, उनमें 5 बच्चे हैं। 20 से 30 में लेके आए हैं, उनमें 10 बच्चे हैं। 30 से 40 में लेके आए हैं, उनमें 4 बच्चे। तो ये फ्रिक्वेंसी होगी,
और ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यही दिखाता है कि 10 से बीच में जैसे 5 बच्चे हैं, यही तो बोला इसने। ऊपर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट है, फिर से एक स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन आ गया। 2 स्टेटमेंट दी हैं, बतानी कौन सी सही है कौन सी नहीं है। पहला है द मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉमनली अंडरस्टूड एज द अर्थमेटिक एवरेज। गलत है। अर्थमेटिक एवरेज की डेफिनेशन ये नहीं होती है। अर्थमेटिक एवरेज आप जानते भी होंगे, जैसे जितनी संख्या दी हैं उनको जोड़ लिया, उनका जितना टोटल आया, फिर उसको जितनी संख्या थी उससे डिवाइड कर दिया। जैसे 50 जोड़ आया इनका और 5 संख्याएं थी तो 10 आ गया। ये गलत है पहले वाला। इन मीडियन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाफ ऑफ द वैल्यू लाइज बिलो एंड अबव द मिड पॉइंट। ये कथन सही है। मध्य का या मीडियन यही होता है। इसका भी एग्जांपल मैं बता देता हूँ एक बार। जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 12 ये संख्याएं लिख दी मैंने, या कुछ डाटा दिया था। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। देखिए इसका मीडियन निकालना हो तो 3 कथन ऊपर से हटा दिया मैंने, 3 यहाँ से हटा दिया, मतलब ऊपर भी बराबर नीचे भी बराबर। यही इस कथन में कह रहा है हाफ हाफ, तो जो बीच में बच गया 8 ये मीडियन हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है जैसे ये सम विषम हो सकती है। जैसे यहाँ तो 3, 3, 6 और 7 थी, निकालने में आसानी होगी। यदि ये सम संख्याएं हों, मतलब इसमें ऊपर 4 और जोड़ दूँ मैं, 4, 5, 6, 7, फिर क्या होगा, जैसे 3 ऊपर के हटा दिए, 3 नीचे के हटा दिए, तो बीच में जो 2 बच गए हैं उनको जोड़ दो और 2 से भाग कर दो उसको। जैसे 7 और 8 बच जाए, मान लिया 8 और 7 15 डिवाइडेड बाई 2, ये आंसर हो जाएगा। ये मीडियन होता है, यही इसने पूछा था। अगला है डैश इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं मोड। डायरेक्ट क्वेश्चन है। मीन मीडियन मोड की इतनी समझ आपको होनी चाहिए कि क्वेश्चन पूछ रहे तो आप बता पाएँ। अब मोड का एग्जाम्पल कैसे देंगे, जैसे कुछ नंबरिंग लिख रहा हूँ, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 11। इसमें पूछेगा मोड बताइए, तो सबसे ज़्यादा बार जो रिपीट हुआ है, जैसे यहाँ 8 हुआ है, तो ये आंसर हो जाएगा। मोड में ये होता है। नेक्स्ट है डैश को अपनाने से बच्चों की पहचान मानसिक रूप से मंद, धीमी गति से सीखने वाले, सामान्य शिक्षार्थी, अकादमिक रूप से उन्नत शिक्षार्थी, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के रूप में की जाती है। ऐसा कौन सी अप्रोच होती है जो बच्चों की इस प्रकार से पहचान करती है? ये मानसिक है, इसको भी ठीक कर लीजिए आप। मानसिक रूप से मंद, धीमी गति से सीखने वाले, सामान्य रूप से सीखने वाले, या बहुत ही उन्नत गति से सीखने वाले, या गिफ्टेड या प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के रूप में पहचान की जाती है। कौन सी अप्रोच होती है? तो इसमें आ जाएगा आपका 3 सी, संज्ञानात्मक उपागम या कोग्निटिव अप्रोच होती है। नेक्स्ट है किस स्थिति में मोटर नियोजन चुनौतीपूर्ण है और कौशल और नियंत्रण के साथ साथ अस्थिर सुचारू गतिविधि करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इनमें से कौन सा विकार है ये बताना है। मोटर प्लानिंग चैलेंजिंग हो जाती है, स्ट्रगल करना पड़ता है स्मूथ मूवमेंट में भी और कंट्रोल करने में भी। तो इसको अगला क्वेश्चन है किस स्थिति में मोटर नियोजन चुनौतीपूर्ण है और कौशल और नियंत्रण के साथ अस्थिर सुचारू गतिविधि करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इन विच कंडीशन मोटर प्लानिंग इज चैलेंजिंग एंड देयर इज ए स्ट्रगल टू परफॉर्म फ्लूइड स्मूथ मूवमेंट, और कंट्रोल में भी मतलब उसको संघर्ष करना पड़ता है। इसमें से कौन सा विकार है? तो ये हो जाएगा डिस्प्रेक्सिया, सेकंड वाला आंसर हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन है जैसे डिस्ग्राफिया है, तो इसमें ये होता है जैसे जो आपकी उम्र है और सोचने की जो कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से आप अपने विचारों को लिखित भाषा में बदलने में आपको दिक्कत आती है। डिस्कैलकुलिया मैथ या संख्याओं से संबंधित जब काम करना मुश्किल हो जाता है तो उसको बोला जाता है। डिसलेक्सिया या पठन, इसमें सीखने संबंधी विकार है। ये हो जाएगा इसका, तो आंसर हो जाएगा डिस्प्रेक्सिया। अगला है इडियोमीटर एप्रोक्सिया, बालों में कंघी करने और हाथ लहराने रहने जैसे एकल चरण मोटर कार्यों को पूरा करना कठिन बना देता है। बिल्कुल ठीक बात है, पहला ठीक है। दूसरा है कि आइडियांशनल डिस्प्रेक्सिया क्या होता है कि ब्रश करते टाइम या बिस्तर को जब बनाते हैं तो उस ये जो एक्टिविटी होती है इनमें कठिनाई आती है। तो ये कथन भी बिल्कुल ठीक है। आइडियोमीटर डिस्प्रेक्सिया और आइडियांशनल डिस्प्रेक्सिया दोनों ही कथन ठीक हैं, तो आंसर हो जाएगा ए या 1, दोनों ही कथन सत्य है।
एक ये क्वेश्चन था, इसमें ऑप्शन तो डिस्कस कर लिए थे शायद, आंसर पता नहीं मुझे कि ध्यान मैंने लगाया था नहीं लगाया था। जैसे अर्थमेटिक एवरेज की ये नहीं होती, मैंने ये बताया था, फर्स्ट वाला गलत है, सेकंड वाला बिल्कुल ठीक बताया था। ऑप्शन हो सकता है इसमें बताने रह गया हो, तो पहला गलत है और दूसरा सही है, तो आंसर हो जाएगा ए या 1 दोनों। केवल कथन सेकंड वाला ठीक है, अर्थमेटिक एवरेज गलत है, जबकि मीडियन वाली डेफिनेशन बिल्कुल ठीक है। इसका एग्जाम्पल भी बताया था मैंने। अगला है अब्राहम मास्लो के पदानुक्रमिक सिद्धांत में जब शारीरिक जरूरतें पूरी हो जाती हैं तो उसके बाद जीवन में प्रमुख शक्ति क्या बन जाती है। अब्राहम मास्लो ने नीड हायर की थ्योरी दी थी, आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत, जिसमें एक जैसे एक त्रिभुज होता है, ट्रायंगल होता है, उसमें क्या होता है कि स्टेजेस बना दी। पहली होती है फिजिकल वाली या शारीरिक आवश्यकताएं, कि सबसे पहले मनुष्य रोटी कपड़ा और मकान की आवश्यकता पूरी करने की कोशिश करता है। सेकंड होती है सेफ्टी वाली, सुरक्षा की आवश्यकताएं पूरी करता है जब उसकी खाने पीने की और शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। उसके बाद है जैसे अपनेपन की आवश्यकताएं होती हैं, लव एंड बिलोंगिंगनेस की, तीसरी स्टेज पे आती हैं। उसके बाद एस्टीम नीड आती हैं, यानी कि सम्मान वाली, लोग वो चाहता है कि समाज में उसका कुछ रुतबा हो, सम्मान हो, लोग उसकी इज्जत करें। और लास्ट आती है आत्म प्राप्ति की या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की। फिजिकल नीड, सेफ्टी नीड, लव एंड बिलोंगिंगनेस, एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्म प्राप्ति की आवश्यकताएं। तो पहले पे जब शारीरिक आवश्यकताएं पूरी होती हैं, क्वेश्चन में पूछा गया है, तो उसके बाद कौन सी आवश्यकता प्रमुख हो जाती है, तो सेफ्टी या सुरक्षा की। तो आंसर हो जाएगा 4, सुरक्षा या सेफ्टी, ये वाला आंसर ठीक हो जाएगा। 5 बताई थी, याद रखेंगे आप। और जो ईयर है इसका, ये दिया था उसने 1943 के आसपास, जहाँ तक मुझे ध्यान है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति को यदि माता पिता से रंगहीनता और अन्य से सामान्य रंग मिलता है तो उसे डैश कहा जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका सी या 3, विषम युग्मजी। 3 नंबर आंसर ठीक है, हेट्रोजियोगस। इसमें बताता हूँ कि क्या होता है। जैसे एक वर्ड का जिक्र आया है, अल्बिनिज्म। अल्बिनिज्म क्या होता है, रंगहीनता। उसमें जैसे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने वाली जो समस्याएं हैं या डिसऑर्डर हैं, उसका ग्रुप है जिसमें मेलानिन जो है वो बिल्कुल कम बनता है त्वचा में, और उन बच्चों को काफ़ी दिक्कतें आती हैं, जैसे स्किन का कैंसर होने की भी संभावना हो जाती है। त्वचा और जो उनकी आँखें हैं वे हल्की हल्के पीले रंग की है, धूप से उन्हें परेशानी होती है। इसमें बचाव ही ज़्यादा है, उपचार इसके कम हैं, ये ध्यान रखेंगे आप। तो 3 विषम युग्मजी इसका ठीक आंसर हो जाएगा। दुर्लभ अनुवांशिक स्थिति होती है जिसमें जीन वगैरह के म्यूटेशन या उत्परिवर्तन के कारण होती है, और शरीर में मेलानिन की मात्रा इफेक्ट होती है इसमें। जैसे त्वचा है, आँखें हैं, बालों का रंग, ये मेलानिन कंट्रोल करता है इन चीज़ों को। तो इनकी त्वचा, आँखें और बाल बहुत ज़्यादा पीले वगैरह या सफ़ेद वगैरह हो जाते हैं, काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आगे है, व्यवहार के समूह का वर्णन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले शब्द का नाम बताइए जो पर्यावरणीय प्रेरक के परिणाम स्वरूप अगत और प्रवृत्ति में स्थिर होती है। इंग्लिश वर्जन पढ़ लेते हैं। नेम द टर्म यूज टू डिस्क्राइब ए सेट ऑफ बिहेवियर दैट आर बोथ अनलर्न्ड एंड सेट इन मोशन एज द रिजल्ट ऑफ सम इन्वायरमेंट ट्रिगर। ये बताना है उस व्यवहार का समूह क्या कहलाता है। जैसे ध्यान की डेफिनेशन आप अटेंशन की अलग से पढ़ेंगे, इंटेलिजेंस की पढ़ेंगे, इंटरेस्ट की पढ़ेंगे, तो सबकी साइकोलॉजी में डेफिनेशन दी गई है। ये जो डेफिनेशन दी है उस टर्म का नाम पूछ रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका स्वाभाविकता, या इसको हिंदी में मूल प्रवृत्ति भी कह सकते हैं। ये जो ऊपर टर्म दी गई है ये इस शब्द को डिनोट कर रही है। इसका सिंपल भाषा में यदि मैं मीनिंग बताऊं तो जैसे स्वाभाविक प्रवृत्ति या सहज प्रवृत्ति या मूल प्रवृत्ति क्या होता है कि इसमें किसी व्यक्ति है या कोई जानवर है, उसकी प्राकृतिक प्रक्रिया है या व्यवहार जो होता है जिसे सोचने या सीखने की ज़रूरत नहीं होती है, सहज रूप से ही वो क्रिया हो जाती है, उसको स्वाभाविक बोलते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर कोई खतरा या उसको डेंजर महसूस होता है तो देखकर वो भागता है, ये उसकी सहज प्रवृत्ति है।
तो पर्यावरण प्रेरक से भी और मोस्टली स्थिर भी होती है, ये कहना चाह रहा है। अगला है निम्नलिखित में से किसका सीधा अर्थ है मूक गतिहीन आकृतियाँ जो लोग अपने शरीर के साथ किसी दृश्य विषय या अमूर्त विचार या कथात्मक में महत्वपूर्ण क्षण की प्रस्तुति के लिए बनाते हैं, उस मुद्रा को या उस स्टाइल को क्या कहा जाता है, ये पूछ रहा है। तो ये जैसे नाटक शिक्षण होता है, कुछ वैसे क्वेश्चन है थिएटर वाले। इंग्लिश वर्जन पढ़ लेते हैं। सिंपली मीन्स साइलेंट मोशनलेस फिगर दैट पीपल क्रिएट विद देयर बॉडीज टू रिप्रेजेंट ए सीन। किसी सीन को प्रेजेंट करने के लिए जो बिल्कुल साइलेंट हो जाती है, एक जगह स्थिर हो जाते हैं और उससे कुछ विचार की अभिव्यक्ति करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? तो इसको टैब्लोक्स बोला जाता है। फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका टैब्लोक्स, जिसमें कलाकार बिना हलचल किए या बिना हिला डुले कोई विचार या कहानी प्रेजेंट करता है, तो उसको टैब्लोक्स कहा जाता है। पेंटोमाइन एक और वर्ड है जो आपने पहली बार सुना होगा यहाँ पे। इसमें एक्टिविटी व्यक्ति करता है, लेकिन इसमें बोलता तो नहीं है, इसमें भी नहीं बोलता है, लेकिन इसमें बिल्कुल स्थिर हो जाता है एक पोजीशन में और कुछ कहना चाह रहा है। पेंटोमाइन में वो एक्टिविटी करता रहता है, हाथों को इधर उधर हिला डुला रहा है, कुछ कहना चाह रहा है, तो वो भी मतलब बिना बोले ही होता है। लेकिन पेंटोमाइन और टैब्लोक्स में ये मेजर डिफरेंस होता है, ये याद रखेंगे आप। टैब्लोक्स में बिल्कुल स्थिर हो जाता है, मोशनलेस हो जाता है। अगला है जहाँ तक अनुभव का प्रश्न है, कौन सी टेक्निक नाटक के लिए लीनियर अप्रोच वाली लोकप्रियता के समान है, ये पूछना चाह रहा है कि जब आप किसी को कोई एक्सपीरियंस देते हैं, अनुभव देते हैं, तो कौन सी ऐसी टेक्निक है जो नाटकों में भी जो लीनियर अप्रोच यूज़ की जाती है ड्रामा में, उसके बराबर रिजल्ट देती है या उसके बराबर है? तो इसका आंसर हो जाएगा शेयरिंग, साझा करना। दूसरों से विचार वगैरह जो शेयर करते हैं आप, वो साझा करना इसका आंसर हो जाएगा। तो जो वहाँ टेक्निक होती है स्पॉटलाइटिंग वाली, उसी के समान यहाँ अनुभव करने के क्षेत्र में मानी जाती है। जो नाटक वाली या जो ड्रामा में होती है लीनियर अप्रोच स्पॉटलाइटिंग, ड्रामा में जैसे लाइटिंग की अप्रोच होती है, उसी के समान स्पॉटलाइटिंग ये होता है जैसे कोई खास अभिव्यक्ति करना चाहते हैं, तो जैसे लाइट वगैरह वहाँ ज़्यादा दिखाई जाती है ताकि दर्शकों का ध्यान जो है वो आकर्षित कर सकें कि हाँ वहाँ कुछ हो रहा है। इसको स्पॉटलाइटिंग बोलते हैं ड्रामा में। तो यहाँ एक्सपीरियंस के क्षेत्र में ऐसी उसके बराबर लोकप्रियता पूछ रहा है, तो वो शेयरिंग होती है, साझा करना। तो अगले वीडियो में नेक्स्ट PYQ और कंसेप्ट के साथ मिलूँगा। उम्मीद है कि कुछ बेहतर बता पाया हूँगा, क्योंकि ये इस तरह के टॉपिक हैं जिसमें बहुत सारे विषय मिक्सअप होते हैं, तो इनमें थोड़ा ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है। कोई एक आध माइनर मिस्टेक अगर हो भी गई है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। अगले वीडियो में फिर से भी इस क्वेश्चन लेके आऊँगा। पेपर तक आपके मुझे उम्मीद है और पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आपका ये पार्ट ज़रूर कवर अप करा दूँ, क्योंकि ये अवेलेबल भी नहीं है और सबको ज़रूरी चाहिए भी है। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते चलिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।